हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद कैलाश हरी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू मेंटेन टीडीएस इन आरओ आउटलेट एंड हाउ टू कीप मेम्ब्रेन हेल्दी फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि जो आरओ आउटलेट में हमारा टीडीएस चल रहा है, जो बिल्कुल ओके है, विद इन रेंज में है, उसको हम कैसे लॉन्ग टाइम तक मेनटेन रखें, और जो मेम्ब्रेन है उसको भी हम कैसे लॉन्ग टाइम तक उसको हेल्दी रख सकते हैं, ओके रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीडीएस बढ़ने की वजह से जो हमारी लिमिट होती है केपीआई की, वो उससे भी ऊपर आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को चेंज कर देते हैं टाइम से पहले, है ना। तो ऐसा ना हो। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो कर दें लाइक, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है, तो मैंने वही चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं। MGF है, ACF है, सेडिमेंट फिल्टर है। सेडिमेंट फिल्टर में बहुत सारे फिल्टर यूज़ करते हैं, जैसे मिलीपोर फिल्टर, माइक्रोन फिल्टर, जो है कार्टेज फिल्टर हो गया हमारा धागे वाला, स्पंज फिल्टर हो गया, और यहाँ पे जो है आरओ है। अब बात करते हैं, जो आरओ प्रोडक्ट में हमको टीडीएस मिल रहा है वो 1 या 2% होता है रॉ वाटर का, और जो 98 to 99% जो इम्प्योरिटीज़ है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वो जो है रिजेक्ट में निकल जाती हैं, है ना। ये हमें अच्छे से पता है। तो दोस्तों, सपोज करते हैं यहाँ पे 40 ppm जो है टीडीएस चल रहा है। अब देखो, आपने देखा 40 ppm चल रहा है। अब दिन में या कुछ देर बाद आप चेक करते हैं, ये आपका आ जाता है सपोज 900 ppm, है ना। अगर ये 900 ppm आ गया सपोज, है ना, अब क्या काफ़ी ज़्यादा आ गया, ये 400 भी आ सकता है, 250 भी आ सकता है, मतलब 40 से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है, आपका हल्का सा वहाँ पे जो फ्लो जो है, प्रोडक्ट फ्लो, वो भी बढ़ेगा, और जो फीड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, है ना। और जो रिजेक्ट फ्लो है वो हल्का सा कम हो जाएगा। लेकिन जो फीड फ्लो है वो, सॉरी, जो प्रोडक्ट फ्लो है, आप वो उसको देखोगे तो वो बढ़ जाता है, और जो फीड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो टीडीएस ज़्यादा आ रहा है, वो यहाँ पे जो ओरिंग वगैरह है अंदर, एंड कैप कनेक्टर की ओरिंग होगी, एंड कैप खुद होगी, या मिडल कनेक्टर वगैरह की जो ओरिंग है वो वहाँ पे डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पानी मिक्स होता है, जो हमारा रॉ वाटर या वहाँ पे जो हम कह सकते हैं जो रिजेक्ट वाटर हो रहा है, अगर ज़्यादा स्टेज है तो वहाँ पे मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टीडीएस हमारा बढ़ जाता है। तो इस केस में तो क्या, हम जो है प्रोब टेस्ट करके वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेते हैं, तो ये ठीक हो जाती है। लेकिन बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि टीडीएस जो धीरे धीरे बढ़ता है, सपोज 40 है, 2 महीने बाद ये आ जाएगा हमारा 46 ppm सपोज, है ना। ये 50 भी आ सकता है, ऐसे ही होता है ना। 2 महीने बाद 46 आ गया, 4 महीने बाद ये चला जाएगा हमारा 55 ppm, है ना। और ऐसे 5 महीने बाद 80 ppm। इस तरह से जब जो बढ़ता है, तो एक टाइम, उस टाइम पे भी क्या, ये लिमिट में ही होता है, ये भी लिमिट में ही है ना। तो हम उसमें ज़्यादा ध्यान देते नहीं, हम सोचते हैं कि मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे पुरानी हो रही है तो बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये हम 40 जो है, इसको हम 40 रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। अगर चल रहा 40 आ रहा है तो 40 हम लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो MGF लगा है, इसके अंदर होता है मीडिया, है ना, जो क्या करता है, जो पानी के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उसको ट्रैप करता है। और पानी जो है ऑलरेडी इम्प्योर है, उसके अंदर जो है बैक्टीरिया से लेके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक काफ़ी इम्प्योरिटीज हैं वहाँ पे, है ना। अब क्या है, ये मीडिया जो है धीरे धीरे फॉलिंग इसके अंदर हो जाती है, मीडिया फॉल हो जाता है हमारा, यानी कि गंदा हो जाता है। और जो ACF है, इसके अंदर कार्बन ग्रेनुल होता है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पोर होते हैं जो कार्बन ग्रेनुल होता है, और ये एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, न कि एब्जॉर्प्शन के। ये जो प्रिंसिपल होता है, एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है ना। तो जो भी पानी के अंदर बैक्टीरिया, कलर, स्मेल, ऑर्डर, बैक्टीरिया मतलब ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, कलर, स्मेल, ऑर्डर, क्लोरीन, उसको क्या है, वो एडजॉर्ब करता है। जो पोर्स होते हैं, जो मिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं, उसके अंदर वो इम्प्योरिटीज आके रुक जाती हैं, और पानी हमारा वहाँ से क्लीन होके आगे निकल जाता है ना। और जो फिल्टर यहाँ पे हमारा लगा है, 5 माइक्रोन का मैक्सिमम लगाते हैं, तो 5 माइक्रोन की तक की जो भी इम्प्योरिटीज है उसको रोकेगी। लेकिन जो सेडिमेंट फिल्टर हम यहाँ पे लगाते हैं, वो एक्चुअली जो सेफ्टी है हाई प्रेशर पंप की, उसके लिए लगाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बूस्ट, इम्पेलर, बहुत चीज़ें होती हैं। अगर थोड़ा भी वहाँ पे कंकड़ वगैरह कुछ भी चला गया, तो जो वहाँ पे जो बुश वगैरह डैमेज हो जाते हैं, जो मैकेनिकल सील है वो डैमेज हो जाती है, उस पर्पज़ से इसको लगाया जाता है। लेकिन ये जो 5 माइक्रोन तक के जो भी पार्टिकल है उसको भी वहाँ पे रोकता है ना। लेकिन जो टीडीएस हम बढ़ रहा है उसके ऊपर हम आएंगे। अब क्या है, रॉ वाटर ऑलरेडी हमारा इम्प्योर है, लेकिन यहाँ पे फॉलिंग होने की वजह से क्या होगा, जैसे 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 हमारा चला 2-3 महीने हो गए, अब क्या होगा, पहले तो नया था 40 रहा,
जैसे जैसे पुराना होगा इसके अंदर फॉलिंग हो जाएगी। तो पानी तो ऑलरेडी इम्प्योर है ही, जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज रुकी है वो भी वहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाती है उस फीड वाटर में, है ना। ऐसे एसीएफ में जो उसने रोका है वो क्या है, अगर उसको निकालने के लिए हम स्टीमिंग करते हैं। अगर स्टीमिंग मैक्सिमम जगह होती नहीं, वहाँ पे दिया नहीं जाता है ऐसा कोई प्रोविज़न कि हम वहाँ पे स्टीमिंग कर सकते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे इम्प्योरिटीज वो जो है मिक्स हो रही हैं और आगे जाके जो लोड होता है आरओ के लिए वो बढ़ जाता है। कार्ट्रिज फिल्टर तो खैर हम चेंज करते ही हैं वीकली या 10 दिन 15 दिन महीने में हम करते हैं, क्लीन भी करते हैं। तो यहाँ पे लोड जो है वो बढ़ जाता है, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज उन्होंने रोकी थी वही इम्प्योरिटीज जो है ऐड हो जाती हैं हमारे फीड वाटर में, जिसकी वजह से जो हमारा जो यहाँ पे 40 ppm आ रहा है वो ज़्यादा आएगा, है ना। वो यहाँ पे जो है फिर जो है मेम्ब्रेन के लिए अगर हम लोड कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा टीडीएस बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ऐसा ना हो, क्या करें कि ये हमारे ओके रहें और ताकि हमारा जो साल्ट डिजेशन है वो ओके रहे, मेंटेन रहे और जो वहाँ पे जो लोड है वो ना बढ़े। तो इसके लिए हम करते हैं सैनिटाइजेशन प्रोसेस। सैनिटाइजेशन प्रोसेस करते हैं एमजीएफ के लिए, यानी कि जो हाइपो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको हमें 2% का सोल्यूशन बना के जो है इसके अंदर छोड़ देना होता है 10 से 12 घंटे के लिए। पहले इसको हम अच्छे से खाली कर देंगे पूरा, फिर जो बॉटम वाल बंद करके 2% का हाइपो का सोल्यूशन बना के इसके अंदर हमें छोड़ देना है। सपोज यहाँ तक हमारा मीडिया है तो हमें इससे ऊपर तक इसको डीप जो है फिल करना है 2% सोल्यूशन बना के हाइपो का, और 10 से 12 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। और उसके बाद अच्छे से इसको अगले दिन आके बैक वॉश करेंगे और उसके बाद अच्छे से रिंस करके, आप जब भी देखते हैं कई जगह ब्लोवर दिया रहता है बैक वॉश जब हम करते हैं उससे पहले हमें ब्लोवर एयर ब्लोवर चलाना होता है, और कई जगह नहीं रहता है जो छोटे प्लांट होते हैं। जो भी बैक वॉश का आपका वहाँ पे प्रोसेस है, अगर ब्लोवर है तो सैनिटाइजेशन करने के बाद आप उसको जो अच्छे से वहाँ पे एयर मिक्स करके, एयर उसको हम एयर प्रोबिंग कहते हैं शायद, एयर मिक्स को अच्छे से एयर जो वहाँ पे एयर स्कोरिंग उसको बोलते हैं, एयर स्कोरिंग करके अच्छे से उसके बाद जो है हम वहाँ पे इसको बैक वॉश करके, और जब आप देखेंगे नॉर्मली हम डेली बैक वॉश करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी इसने इम्प्योरिटीज रोकी थी, जो टीएसएस रोका था, जो पार्टिकल्स रोके थे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, केवल वो निकलते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल फॉलिंग हो रही है, जो जिंक की मेटल आयन की जो फॉलिंग हो सकती है वहाँ पे हो रही हो, आयरन की फॉलिंग, वो चीज़ें वहाँ पे निकलती नहीं है ना। और पानी जब तो जो हाइपो है वही इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी यहाँ पे फॉलिंग हो रही है या माइक्रो की जो फॉलिंग हो रही है वो उसको वहाँ पे जो है अच्छे से उसको क्लीन कर देगा, उसको ख़त्म कर देगी। तो ये प्रोसेस करना है अच्छे से। हमने जो है बैक वॉश करने से पहले अच्छे से उसको एयर मिक्स कर दिया, अगर वहाँ पे ब्लोवर वगैरह है, नहीं भी है आपने हाइपो डालनी है और उसको अगले दिन जो है बैक वॉश करके अच्छे से उसको साफ़ करना है। जब आप देखेंगे नॉर्मली आप बैक वॉश करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन आप जब हाइपो डाल के आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है गंदगी निकलेगी, आप उसको वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जिसके बाद ये हमारा क्लीन हो जाएगा। अब जब ये क्लीन हो जाएगा, जब भी पानी यहाँ से पास होगा तो यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा जो इम्प्योरिटीज है वो ऐड नहीं होगी तो यहाँ पे लोड नहीं बढ़ेगा और टीडीएस हमारा मेंटेन रहता है, पहला, है ना। अब दूसरा है दोस्तों, बैक वॉश तो हम डेली करते ही हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है ये आपको मंथली या 20 डेज़ में एक बार करनी है। आप शेड्यूल बना सकते हैं कि हमें मंथली जो है एक बार ये करना है ना। तो ये सिंपल है, इसके अंदर हाइपो हमें 2% का छोड़ना है और अगले दिन आके बैक वॉश करना है, या 12 घंटे के 10 घंटे के बाद उसको बैक वॉश करना है। अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते 10-12 घंटे, अगर आप 4-5 घंटे के लिए भी ये करते हैं, अगर इतना भी आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि प्लांट अगर कंटिन्यू चलता है, अगर 2 घंटे के लिए भी ये प्रोसेस आप करते हैं तो भी काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाता है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस या स्टीमिंग। तो हम करते हैं स्टीमिंग यहाँ पे। तो स्टीमिंग में क्या होता है दोस्तों, एसीएफ के अंदर जो कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसने इम्प्योरिटीज रोकी हुई हैं, और वो क्या होती है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो कई जगह जो स्टीमिंग का प्रोविज़न है वो नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन जो होता है वो आयोडीन से जो है एक्टिवेट होता है। तो सपोज इसकी जो आयोडीन वैल्यू है वो 400 है, 400। अब जो कार्बन है हमारा उसको जो है वो एक्टिवेट होता है आयोडीन से। अगर उसकी 400 आयोडीन वैल्यू है अभी सपोज, है ना,
तो इसने क्या इम्प्योरिटीज रोकी, अब धीरे धीरे क्या होगी, ये कम होते जाएगी। तो आप लैब से भी जो है अपनी कार्बन की जो है वहाँ पे आयोडीन वैल्यू चेक करा सकते हैं। अगर वो 150 या 200 से नीचे आ रही है तो फिर आप या तो स्टीमिंग करें एक बार, अगर उसके बाद में नहीं हो रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अगर ये आयोडीन वैल्यू आपकी ओके है, लगभग 450, 600 या 950 इस रेंज में आती है, अगर वो आपके 400 के अराउंड में है या 450 आ रही है तो ओके है। लेकिन अब जो इसने इम्प्योरिटीज रोकी है दोस्तों, उसको निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें जो है यहाँ से स्टीम लाइन होती है, और जो बॉटम जो हमारा रिंस आउटलेट या जो ड्रेन लाइन होती है एमजेप के यहाँ पे, वहाँ पे जो है इसको जो हम वाल्व खोल देंगे और यहाँ से स्टीम चालू कर देंगे। लेकिन स्टीमिंग करनी है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, कई जगह कम बोला जाता है 80-90 डिग्री, तो 80-90 डिग्री है तो वो स्टीमिंग नहीं है फिर, है ना। तो क्योंकि जो कार्बन है वो ख़राब नहीं होता है अगर आप 100 में भी करेंगे। कार्बन एक तरह से कोयला है, वो भी जल के बनता है। अगर कोकोनट का भी है तो वो भी, तो आप कोयला भी देखते हैं वो भी जलता है काफ़ी टेम्परेचर में, तो कार्बन को कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। और स्टीमिंग 100 डिग्री पे ही हमें करनी है, क्योंकि 80 डिग्री आपको बोला गया तो आप वो मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब कार्बन वहाँ जब स्टीम आएगी, ये अभी कूल रहेगा, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा शुरू में यहाँ पे कम रहेगा। जैसे जैसे स्टीम पास होगी हमारी, ऊपर से 100 डिग्री वो मेंटेन करते हुए आएगी। नीचे का टेम्परेचर कम है तो नीचे कम रहेगा, कंडेंस बनेगा वो कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे स्टीम आएगी तो ये 100 ही डिग्री मेंटेन होके आएगी, आप उसको कम नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर गेज रहता है बॉटम पे, जहाँ से हमारा कार्बन स्टार्ट होता है। सपोज यहाँ से हमारा इतना कार्बन है तो टेम्परेचर गेज बिल्कुल यहाँ पे रहता है। जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर आपको 100 डिग्री मिल जाए तो आप इसको जो है स्टीम की इनलेट वाल को बंद करके, जो ड्रेन वाल है जो आपने खोली है उसको भी वहाँ पे बंद करना है और नेचुरली उसको कूल होने के लिए छोड़ देना है। जैसे 50 डिग्री आपका टेम्परेचर आ जाता है, उसके बाद आप इसको जो है लाइन में ले सकते हैं। लेकिन लाइन में लेने से पहले चीज़ अच्छे से बैक वॉश करना है। और कई जगह आप देखते हैं एसीएफ को भी डेली बैक वॉश करते हैं, है ना। वो क्या है, वेस्ट ऑफ वाटर है। अगर आप डेली कर रहे हैं तो उसमें से कुछ निकलता तो है नहीं, है ना। लेकिन क्या कई इंजीनियर आपको बोलते हैं कि आप इसको डेली बैक वॉश करो, एमजीएफ को डेली करो, वो एक तरह से जो है वेस्ट ऑफ वाटर है। इसके लिए आपको स्टीमिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप स्टीमिंग करते हैं, ये भी आप मंथली कर सकते हैं, शेड्यूल आप बना सकते हैं मंथली या 40 डेज़ में, या आप जो है इसको 20 डेज़ में अपने हिसाब से के हिसाब से आपके यहाँ पे जो क्वालिटी है वाटर की, उस बेस पे आप इसको जो एक शेड्यूल बना सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो जो आयोडीन वैल्यू है वो आपकी मेंटेन रहेगी लॉन्ग टाइम तक, और यहाँ पे सारी इम्प्योरिटीज जो है आपकी जो इसने ट्रैप करी है वो बाद में अब स्टीमिंग करेंगे तो वो निकल जाती हैं, है ना। अभी क्या ये आपके जब ओके रहेंगे तो लोड यहाँ पे नहीं बढ़ता है दोस्तों। लोड नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, जो साल्ट रिजेक्शन है वो ओके रहता है, और जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज न बढ़ने की वजह से जो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड नहीं होने की वजह से जो टीडीएस है वो मेंटेन रहता है। अब जो मैंने जो 98 to 99% साल्ट रिजेक्ट कर रही हैं, उसके बाद वो हल्का हल्का अगर वो यहाँ पे डिपॉजिट हो भी रही है तो एक, या अगर टीडीएस आपका बढ़ता भी है, 40 चल रहा है, 43, 44, 45 आएगा, लेकिन उसके लिए भी आप जो बाद में जो है 6 महीने बाद माइनर सीआईपी कर दिया आपने, है ना। इस तरह से वो आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एमजीएफ का सैनिटाइजेशन करें। अगर ये तो सिंपल है, अगर स्टीमिंग के लिए क्या आपको एसएस की वेसल या फिर एमएस की वेसल होना बहुत ज़रूरी है। एफआरपी या फाइबर की है तो वो नहीं चलेगा, है ना। फिर आपको जो है अगर एफआरपी वगैरह में है तो उस कंडीशन में भी आप जो है अपनी आयोडीन वैल्यू चेक कराएं। अगर कम आती है तो आप उसको चेंज कर दें, 1-2 साल में उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या है नहीं करते चेंज, 4-4, 5-5 साल चलाएंगे, मेम्ब्रेन चेंज कर देंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं करते, जिससे क्या होता है मेम्ब्रेन फिर उनकी और जल्दी वहाँ पे जो है उनको चेंज करनी पड़ती है 1.5-2 साल में ही। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, जो सैंड है वो काफ़ी सस्ता है, 2-3 रुपये केजी हमारी सैंड मिल जाती है। कार्बन जो है 40 से लेकर 60 रुपये केजी हमको मिल जाता है। अगर हम ये चीज़ यहाँ पे करें, अगर स्टीमिंग नहीं हो सकती है तो हमें 1-2 साल में इसको चेंज कर दें, ताकि जो हम मेम्ब्रेन चेंज करते हैं बाद में वो ना करना पड़े, है ना। क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं और टीडीएस बढ़ गया वहाँ पे, मेम्ब्रेन चेंज कर दी तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मेम्ब्रेन अगर 8040 है तो आपको 30,000 या उसके ऊपर आपको मिलती है ना, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपका प्री ट्रीटमेंट है, प्री ट्रीटमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो मेम्ब्रेन की लाइफ आपकी
काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो की, इस पर हमारे जो TDS को हम कैसे मेंटेन रखें। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।